नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे उसने कहा था। हिंदी कहानी है जो इकाई 7 में संकलित है। देखिए, इस कहानी का सार मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर विस्तार से इस कहानी को पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी किसकी है, आपको ये ध्यान रखना है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। उसने कहा था, कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। रचना काल क्या है? 1915 है। यह अपने समय की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कहानी है। त्याग और प्रेम की सबसे अद्भुत कहानी से कहा जा सकता है। इसमें जो मुख्य पात्र है, लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, हजारा सिंह है तथा अन्य भी गौण पात्र इसमें शामिल है। कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का जो पहला भाग है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ा। बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भोर वालों के जंगल में से राह खेते हैं। देखिए, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? अमृतसर में जो सड़कों पर चलने वाले हैं, कौन? घोड़ा गाड़ी वाले, उनकी बात यहाँ पर चल रही है कि किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, उनका जीवन कैसा है, किस प्रकार अपनी गलती को छुपाते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार उनका है। लेकिन उन्हीं की बिरादरी वाले के तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुंदर उमड़ाकर, किसके मन में? इन सब के बीच में कोई ऐसा भी है जो इस तरह का समुंदर जिसके मन में उमड़ता है, और वो क्या कहते हैं? बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई। यानी वहां सड़क पर जाते हुए इस तरह के शब्द वहां सुनाई देते हैं। क्या मजाल है जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, यानी लंबी उम्र वाली। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। तो यहाँ पर तांगे चलाने वाले जो लोग हैं, उनके पहिए के नीचे कोई आ ना जाए, इस तरह की आवाज़ें वहाँ सुनाई देती है। दूसरों को चेताते हुए वो यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी भिड़ा हुआ था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्टी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। ये कौन बातें कर रहे हैं? जो एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर मिले थे, वो बातें कर रहे हैं। दुकानदार कहाँ पर व्यस्त है? दुकानदार एक परदेसी आदमी से उलझा हुआ है, जो गीले पापड़ों को गिनने की जिद कर रहा है, और ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा यानी सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी सगाई हो गई?
कुड़माई का अभिप्राय क्या है? सगाई, कि तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़के को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जवाब उसे मिलेगा। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़की ने उसको कहा कि देखते नहीं जो मैंने सालू ओढ़ रखा है, ये रेशम का। लड़के ने घर की राह ली और लड़का अपने घर चला गया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी लड़का उसके उत्तर से विचलित हो गया और जाते जाते उसने ये सारे काम किए। किसी को मोरी में डाल दिया, किसी की छाबड़ी वाले की दिन भर की जो कमाई थी वो खराब कर दी, कुत्ते को पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले में दूध डाल दिया, सामने से किसी नहाकर आती हुई जो स्त्री वैष्णवी थी उससे टकराया तो उसने कहा कि अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और इतना सब होने के बाद वो कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। कहानी के दूसरे भाग में राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मई और बर्फ ऊपर से। ये कहाँ का चित्रण है? युद्ध भूमि का चित्रण है। देखिए ये कहानी 1915 में लिखी गई, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय काल में इस कहानी की रचना की गई है। तो उस घटनाक्रम को, उन परिस्थितियों को भी इसमें शामिल किया है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, जो खदान है, खंदक है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। यानी जिस खदान में खंदक, जिस गहरे गड्ढे में वो बैठे हैं, उससे बाहर अगर कोई कपड़े का छोर या एक हाथ की कोहनी भी नजर आती है तो समझ लो कि दुश्मन उस पर गोली दाग देगा। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहरा सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, यानी 3 दिन और अभी यहाँ युद्ध भूमि में डटा रहना है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। यानी लाखों लोग ऐसी बात कहते हैं, दाम नहीं लेती, पैसे नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन यानी बंदूक लेकर मार्च करने का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। युद्ध किसके साथ है? जर्मनी के साथ। जर्मन जो हैं लोग वो यहाँ पर दुश्मन के रूप में है। तो कहता है कि अगर मुझे ऐसा हुक्म दे दिया जाए, मुझे बंदूक दे दी जाए, मार्च पास्ट के लिए हुक्म दे दिया जाए तो मैं जर्मनों को अकेले ही मारकर लौटाऊंगा। अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मैं दरबार साहब यानी गुरुद्वारा दरबार साहब की देहली पर माथा भी टेकना नसीब न होगा। देखिए यहाँ पर पृष्ठभूमि क्या है? पंजाबी बोली का जो पुट है वो इसमें शामिल है, क्योंकि जो पात्र हैं वो सिख संप्रदाय से या सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल के हट जाने का कमान दिया, नहीं तो यानी जनरल ने पीछे हटने का कमान दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते।
बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। यानी 300 मील दूरी में ये युद्ध भूमि फैली हुई है। तो यहाँ पर हजारा सिंह उनको समझाते हैं कि जमादार और नायब के चलाने से युद्ध नहीं चलते, यहाँ तो बड़े अफसरों की कमान से युद्ध होते हैं। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, यानी सर्दी बहुत ज्यादा है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से सोते झर रहे हैं, यानी पानी आ रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी एक युद्ध हो जाए, एक धावा बोल दें उन पर तो शरीर में भी गर्मी आ जाए। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। उद्यमी उठ, दूसरे व्यक्ति को, सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी यानी जो अंगीठी होती है उसमें कोयले यानी कोयले डालो। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारे खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यानी सबसे विद्वान आदमी वजीरा सिंह था। पलटन यानी जो बटालियन गई थी, पलटन गई थी। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, होरा यानी औरों को भी बुला लोगे, क्योंकि पंजाबी जो बोली है उस लहजे में ये लिखा गया है। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। सब आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे मैं जानता ही न हूँ, कि जैसे शायद मुझे पता ही ना हो। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। पहले सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, यानी थक मत जाना, कमजोर मत हो जाना। जाड़ा क्या है, यानी सर्दी क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी निमोनिया की जो बीमारी है सबसे ज्यादा होने का डर है। मेरा डर मत करो, यानी मेरी चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बातें लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ, यानी कुछ माहौल को बदलो। दिल्ली शहर ते पिसोर नू जांदिए, कर लेना लोंदा दा बपार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, लाड़ा चटाका कद्दूए नू, कद्दू बनिया वे मज़ेदार गोरिए, हुण लाड़ा चटाका कद्दूए नू। तो ये आपस में क्या अपने मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए कुछ पंक्तियां गाते हैं। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। ऐसे लगता था कि 4 दिन से आनंद ही कर रहे हैं। तीसरा भाग, दोपहर रात हो गई, यानी रात के 2 पहर निकल गए थे। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहा रहा है, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। कौन कहता है? बोधा सिंह। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो?
पानी की पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, कंपी छूट रही है, ठंड लग रही है। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, लहना कहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कहता है कि मेरी जर्सी पहन लो, मेरी स्वेटर पहन लो। तो बोधा पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मेरी सिगड़ी जल रही है। सिगड़ी यानी जो अंगीठी है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। कौन कह रहा है? बोधा सिंह। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा ने पूछा। और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते। बोधा को उससे जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी झूठ बोल रहा था वो सिर्फ बोधा को बचाने के लिए। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनक कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म, यानी अब क्या है, हमला करने की बारी है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। पलटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? यहाँ पर जो लप्टन साहब हैं उनके बारे में लहना सोच रहा है कि ये वो नहीं जो रोज होते हैं। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह उसे परखने के लिए पूछता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली, यानी आगे से लगी और पीछे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न? सिर देखिए, पुराने समय में होता था कि जिन जानवरों का शिकार किया जाता था उनके सिर में भूसा और कुछ अन्य द्रव्य पदार्थ लगाकर उनको सुखा लिया जाता और अपनी बड़ाई करने के लिए या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें कमरों में एक शोपीस की तरह लगा दिया जाता था। तो ये उसी तरह की कुछ बातें चल रही हैं कि नीलगाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया।
कौन? वजीरा सिंह जो वहां पर था। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। वजीरा सिंह वहां सो रहा था। चौथे भाग में होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल आओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। वो किसको कहता है? वजीरा सिंह को कहता है कि जिस पलटन को यहाँ से भेज दिया गया है आगे मोर्चा संभालने के लिए, उसे तुम वापस ले आओ, उनको रोक दो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालियत सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह की बात को वो याद करता है कि एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो वो उसको जाने के लिए कहता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। जैसे वो गुत्थी को जलाने लगा था, सिगड़ी के पास दिया सलाई से उस रस्सी को जलाने लगा, तभी लहना सिंह ने उस पर हमला कर दिया। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी, यानी बेहोश हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक हैं। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? ये सब बातें काल्पनिक बातें थी जो लहना सिंह उसको परखने के लिए उससे कर रहा था। ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित नहीं हुआ था और जो लप्टन साहब हैं उनके धोखे को पहचानने के लिए वो उनसे ऐसी बातें पहले कर रहा था। हमारे लप्टन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता है, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांट रहा था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी मेरे और गांव से बाहर निकालकर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, यानी वो उसको ढोंग को पहचान गया था। लहना सिंह अपने बारे में बता रहा है कि उसने गांव में भी इस तरह का कार्य किया जब उसने किसी ढोंगी व्यक्ति को पहचान लिया था। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी
मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। किसके द्वारा कहा गया है? लहना सिंह के द्वारा। और किसको बताया? बोधा को बताया। बोधा ने जब गोलियों की आवाजें आई तो बोधा ने पूछा क्या है, तो लहना कहता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसको उसने मार दिया। और मारा किसको था? जो नकली लप्टन साहब आए थे उनको। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहरा ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। संगीन यानी बंदूकें। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखां दी फौज आई, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे, यानी या तो मार दिए गए थे या जो बच गए थे वो करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने हाथ में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, यानी ढक लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है, यानी बहुत मन यानी मणो यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रांस की जो भूमि है उसके जूतों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराहा रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते, क्योंकि लहना सिंह ने ही नकली जो लप्टन साहब आए थे उनको पहचान कर अपनी जो पलटन थी उसको बचा लिया था। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बुर्रा रहा था, यानी बुखार बहुत ज़्यादा थी। वह गाड़ी में लेटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। जो सूबेदार हैं वो लहना को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम। सूबेदार कौन है? बोधा के पिता हैं और सूबेदारनी जी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले। सूबेदारनी कौन है यहाँ? सूबेदार की पत्नी जो सूबेदारनी है, ये वही लड़की है, वही बालिका है जो लहना को बचपन में मिली थी। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। होरा को यानी उनको, सूबेदारनी होरा को यानी उनको भी, और उनको अगर चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेक देना, यानी मेरा प्रणाम कह देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने
कर दिया। ये संदेशा कौन दे रहा है? ये लहना सिंह संदेशा दे रहा है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। लेकिन लहना कहता है कि जो मैंने आपको कहा है वो आप सारी बातें कर लेना, कह भी देना और लिख भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, यानी खून से भर रहा है। 5वां भाग। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी जब मृत्यु पास दिखाई देती है तो पुरानी घटनाएं याद आती हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यहाँ ध्यान रखना कि बचपन में जब घटना प्रारंभ हुई थी तो लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 का, और जो लड़की है वो 8 साल की। ये आपको ध्यान रखना है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा। उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, गुस्सा भी आया। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। वो फिर वजीरा सिंह को आवाज लगाता है। 25 वर्ष बीत गए, यानी इस घटना को कितना समय हो गया? 25 साल। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। लहना सिंह क्या है? बटालियन में या उस पलटन में जमादार के पद पर है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन है? बोधा सिंह है। दोनों फौज में है। और यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह उसको चिट्ठी लिखते हैं कि जब हम लाम पर जा रहे हैं, यानी युद्ध में जा रहे हैं, तो तुम जाते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े यानी बेढ़ा क्या है? आंगन में से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। उसने जाकर कहा, प्रणाम किया। असीस सुनी। लहना सिंह चुप है। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों ये कौन कहती है? वो लड़की उसको बताती है, यानी सूबेदारनी। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, उसको चेतना आई, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। ये कब है? जब भाव आपस में टकरा रहे हैं। लहना सिंह वर्तमान समय में जब घायल अवस्था में है, लेकिन वो ये पुरानी बातें सोच रहा है। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था, यानी वो बेहोशी में अचेत मन से उसी पुराने समय में जी रहा था या उन पुरानी बातों को याद कर रहा था। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वो कहती है कि हम औरतों की एक पलटन क्यों नहीं बना दी, ताकि हम भी साथ जा पाते। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए से 1 ही बरस हुआ है। कौन? बोधा सिंह। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग, कि अब दोनों युद्ध में जा रहे हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाली दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे इन दोनों को बचाना।
यह मेरी भिक्षा है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करना, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। ये वर्तमान समय में लहना उसको किसको पुकार रहा है? वजीरा सिंह को पुकार रहा है। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा कि अब जो महीना आएगा आम के फलने फूलने का, तब खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसके जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना। यानी जो घाव हुए थे लहना को, वो उसकी मौत के कारण बने या उसकी मौत उन घावों के कारण हुई। यानी कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में इस बात को पढ़ा कि जो फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध चल रहा था, 68वीं सूची में जो उनकी सूची थी, मैदान में घावों से मरा, उन युद्ध के मैदान में घावों के कारण मृत्यु हो गई किसकी? सिख राइफल्स, जमादार लहना की। लहना चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसके कारण? अपने प्रेम के कारण। क्योंकि उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था कि सूबेदार और बोधा को तुम बचा लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे घोड़ों के चरणों में जब मैं गिर गई थी, या घोड़ों के पैरों में जब मैं दब गई थी और तुमने मुझे बचा लिया था, आज भी तुम उनकी रक्षा उसी प्रकार से कर लेना। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के मूल घटनाक्रम को, इसके पात्रों के बारे में विस्तार से जो है वो मैंने दूसरे वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।